हेलो स्टूडेंट्स, वेक्टर अलजेब्रा क्लास 12 में आगे बढ़ते हैं हम। एक्सरसाइज 10.4 को हम यहाँ सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। जिन बच्चों ने इसका इंट्रोडक्शन नहीं देखा एक्सरसाइज 2.4 का, ओके, तो यहाँ आपको समझने में देखिए प्रॉब्लम तो होगी, नो डाउट। ओके, तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ क्लिक करिए और इसके पहले का एक्सरसाइज 10.4 का आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, इवन पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। 10.4 का कह रहा फाइंड मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी इफ वेक्टर ए इज गिवन बाय दिस एंड वेक्टर बी इज गिवन बाय दिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, ए क्रॉस बी निकालना मैंने आपको बताया है। ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ आई कैप लिखेंगे, यहाँ जे कैप और यहाँ के कैप, फिर प्लस माइनस प्लस। ओके, अब पहला वेक्टर क्या है यहाँ ए, तो ए के स्केलर कॉम्पोनेंट्स लिख देंगे 1 -7 और 7, तो 1 -7 और 7। इसी तरीके से बी के स्केलर कॉम्पोनेंट 3 -2 और 2। ओके, तो 3 -2 एंड 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका आई कैप के सामने पॉजिटिव, आई कैप के कॉलम को छुपाएंगे, -7 × 2 -14। ओके, और फिर माइनस लगाएंगे और ध्यान दें दिस इंटू दिस, फिर दिस इंटू दिस, और दिस इंटू दिस करेंगे तो क्या आएगा हमारा जाएगा -14 फिर से आएगा, और वो माइनस और ये वाला माइनस मिलकर क्या बन जाएगा प्लस। ओके, फिर माइनस जे कैप, ये कॉलम छुपा लेंगे, 1 × 2 2 माइनस 3 × 7 21, और फिर प्लस के कैप। ओके, और फिर ये वाला कॉलम छुपा लेंगे के वाला, 1 × -2 फिर माइनस 3 × -7 कितना होता है -21, तो -21 और ये वाला माइनस मिलके प्लस बना देगा, प्लस का 21। ओके, तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा -14 और +14 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 आई कैप और 2 - 21 कितना होता है -19, और माइनस माइनस प्लस यानी कि +19 जे कैप, यहाँ पे +19 आएगा तो ऑब्वियसली +19 के कैप। तो ये आ गया आपका क्या, ये आ गया आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब इसका मॉडुलस ले लेते हैं। ठीक है, तो मॉडुलस आप लोगे तो क्या हो जाएगा √0 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर और प्लस 19 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखिए 0 का स्क्वायर तो क्या होता है 0, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। देखिए जैसे x² + x² 2 टाइम्स x² होता है, वैसे ही 19² + 19² 2 टाइम्स क्या हो जाएगा 19²। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम इसको लिख सकते हैं √2 × √19 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका √2 और 19 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट 19 हो जाएगा, जिसको हम इसके आगे लिख लेंगे। तो आंसर इज व्हाट 19√2। फ्रेंड्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a plus वेक्टर b एंड वेक्टर a minus वेक्टर b वेयर वेक्टर a इज गिवन बाय दिस एंड वेक्टर b इज गिवन बाय दिस। तो ये हम एग्जांपल में भी कर चुके हैं, याद होगा आपको। इसमें हम क्या करते थे, हम इन दोनों को बना लेंगे, ठीक है, और सपोज हमने यहाँ एक प्लेन में इन दोनों वेक्टर को दिखाया, किसको किसको, एक प्लेन में हमारे पास सपोज ये है वेक्टर a माइनस वेक्टर b, और यहाँ पे है सपोज वेक्टर a प्लस वेक्टर b। ठीक है, फिर राइट हैंड कर्ल रूल से हम a माइनस बी से वेक्टर a माइनस बी से किधर घुमाएंगे, देखो ये प्लेन है, इधर a माइनस बी है और इधर a प्लस बी, तो a माइनस बी से किधर घुमाओगे a प्लस बी की तरफ, तो थंब किधर आएगा ऊपर, यानी कि इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो ऊपर की डायरेक्शन में आएगा, जो कि a माइनस बी के भी परपेंडिकुलर है, a प्लस बी के परपेंडिकुलर है। सपोज इस वेक्टर का हमने c नाम दिया और इसी वेक्टर का हमको यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी कि हमको c कैप निकालना है। ठीक है, तो c कैप इज इक्वल्स टू व्हाट, जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम उसके मॉडुलस से डिवाइड लगा देंगे। ठीक है ना, ये हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है। और 2 आंसर आते हैं, एक आता है ऊपर और एक आता है नीचे, तो जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूसरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम a माइनस बी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वेक्टर a माइनस बी क्या हो जाएगा, a क्या है आपका, a है 3i और इसके सभी साइन बदल जाएंगे, तो देखिए 3i माइनस i क्या हो जाएगा 2i। इसी तरीके से 2j माइनस 2j क्या हो जाएगा 0j। ठीक, इसी तरीके से देखिए 2k, और यहाँ पे जब माइनस क्योंकि a माइनस बी तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2k और प्लस 2k कितना हो जाएगा 4k। ये मैंने डायरेक्ट फाइंड कर दिया। अब इसी तरीके से अगर हम वेक्टर a प्लस वेक्टर b फाइंड करें, तो बस इसका कोई भी साइन नहीं चेंज होगा, सीधे हम ऐड कर देते हैं 3 और i के सामने वहाँ यहाँ 1 है, तो ये हो जाएगा 4i कैप, और 2 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 4j कैप, और 2k, और 2k में अगर हम -2k ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0,
2 माइनस 2 0 होगा, 2k कैप और प्लस माइनस 2k कैप, क्या आ जाएगा 0k कैप आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या 0k कैप, 0k कैप। ओके चलिए, तो अब हमको क्या करना है, हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। देखिए a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी निकालेंगे हम, तो a माइनस बी क्रॉस वेक्टर a प्लस वेक्टर b, तो निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। एक डिटरमिनेंट बनाएंगे i कैप j कैप k कैप, यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस। अब देखो पहला वेक्टर क्या है a माइनस बी, ये रहा, यानी कि इसके स्केलर कंपोनेंट लिखेंगे हम 2 0 4, तो 2 0 और 4, a प्लस बी 4 4 0 4 4 एंड व्हाट 0। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको। ध्यान से चेक करिए आई कैप, अब आई कैप का कॉलम छुपा लीजिए, तो 0 इंटू 0 0 और माइनस 4 इंटू 4 यानी कि 16, तो 0 माइनस 16 माइनस 16 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास माइनस 16, एक्चुअल में क्या आया था 0 माइनस 16 जो माइनस 16 हो जाएगा। फिर आएगा आपके पास क्या माइनस जे कैप, जे के कॉलम को छुपा लोगे, 2 0 0 माइनस फिर से 16, तो 0 माइनस 16, और इसी तरीके से के ऊपर क्या लगा हुआ है प्लस, प्लस के कैप, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपके पास के कैप के कॉलम को छुपा लीजिए, 2 4 8 8 माइनस 4 0 0। ठीक है, सॉल्व करते हैं, यहाँ आ जाएगा माइनस 16 आई कैप, यहाँ देखिए 0 माइनस 16 और माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस 16 जे कैप, और यहाँ पे आ जाएगा 8k कैप, 8 माइनस 0 8 8k कैप, 8k कैप। ओके, तो दिस इज द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर a माइनस बी एज वेल एज वेक्टर a माइनस a प्लस बी। ओके, तो ये जो आया है ये वेक्टर c है, यानी कि वेक्टर c कितना आ गया माइनस 16 आई कैप और प्लस 16 जे कैप और प्लस 8k कैप। ठीक है, तो ऐसा आ गया। अब हमको क्या निकालना है सी कैप, मतलब इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो इसके परपेंडिकुलर हो। तो पहले तो हमने वेक्टर निकाल लिया, अब इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसे आता है, यूनिट वेक्टर सी कैप इज गिवन बाय वेक्टर सी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी। तो वेक्टर सी क्या है आपका माइनस 16 आई कैप और प्लस 16 जे कैप और प्लस 8k कैप। ठीक है, और इसका मॉडुलस निकालोगे तो क्या हो जाएगा वेक्टर सी का मॉडुलस, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट माइनस 16 का स्क्वायर 256 और 16 का स्क्वायर 256 और प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें से कुछ कॉमन आएगा, चेक करते हैं ज़रा, कॉमन आ जाए ज़्यादा सही है, नहीं तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पूरा सब सॉल्व करना पड़ेगा स्क्वायर रूट। तो इसमें से 16 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो माइनस 16 आई कैप प्लस 16 जे कैप और प्लस 8k कैप। ठीक है, तो नीचे से आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, आपके पास कॉमन आ रहा है 16। ओके, तो 16 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 16 कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा 16 प्लस यहाँ भी क्या बचेगा 16 और 16 4 द 64 4। ठीक है, अभी भी कुछ कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 भी कॉमन ले लेते हैं, यानी कि सीधे सीधे 64 अगर हम कॉमन ले लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमको। ठीक है, तो 64 अगर हम कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 256 डिवाइडेड बाय 64 यानी कि बचेगा 4, और यहाँ भी बचेगा 4 और यहाँ बचेगा क्या 1। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 16 आई कैप प्लस 16 जे कैप प्लस 8k कैप डिवाइडेड बाय, अब ध्यान से चेक करिए 4 प्लस 4 कितना होता है 8 और 8 प्लस 1 9, तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो जाएगा 64 इंटू 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 16 आई कैप प्लस 16 जे कैप और प्लस 8k कैप और डिवाइडेड बाय 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8 और 9 का स्क्वायर रूट 3, तो 8 3 से कितना हो जाएगा 24। ठीक है, बट हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि आप ध्यान से चेक करिए यहाँ ऊपर अगर हम ऐसा ब्रैकेट लगा दें तो ऊपर से 8 कॉमन आ जाएगा, तो ऊपर से 8 कॉमन आ गया, क्या आ गया माइनस 2 आई कैप बचेगा यहाँ प्लस 2 जे कैप बचेगा और प्लस k कैप बचेगा। कैलकुलेशन तो आप भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 8 इंटू 3 ये 8 से 8 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो फाइनली जो आंसर आएगा उसको हम करने जा रहे हैं यहाँ कहीं
ठीक है। देखिए तो जो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर है हमारा सी कैप वो कितना आ गया, वो आ गया आपका माइनस, अब देखो ये 3 जो है ये हम इसको भी देंगे, इसको भी देंगे, इसको भी देंगे, यानी कि -2/3 आई कैप और प्लस 2/3 जे कैप, 2/3 जे कैप और प्लस के सामने कुछ नहीं यानी कि 1, तो 1/3 के कैप, 1/3 के कैप, ये हो गया। ठीक है बच्चों, अब आप देखोगे एनसीईआरटी में आपका कुछ ऐसा आंसर आ रहा होगा। देखो ये नोट कर लिया आपने। अब देखिए आपके एनसीईआरटी में मैंने आपको बताया था ना, जब आपका एक वेक्टर निकल आए तो आप उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका दूसरा वेक्टर आ जाएगा। जैसे कि इस डायग्राम में देखो, अगर सी कैप ऊपर एक यूनिट वेक्टर, तो इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में भी तो एक यूनिट वेक्टर होगा, लेट अस से C1 कैप। ठीक है, तो C1 कैप क्या होगा, इसी वेक्टर को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें ताकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, ऊपर की जगह ये कहाँ हो जाए, नीचे। तो जो नीचे वाला वेक्टर होगा, ये जो नीचे वाला वेक्टर होगा, ठीक है, ये वेक्टर भी तो a माइनस बी और a प्लस बी के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये बात हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताई थी। ठीक, तो ये जो नीचे वेक्टर होगा इसको निकालने के लिए जो यूनिट वेक्टर ऊपर आया उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जो रिजल्ट आएगा उसको हमने C1 कैप बोला है, यानी कि जो आंसर होगा इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, साइन चेंज जाएंगे, यानी कि 2/3 आई कैप माइनस 2/3 जे कैप माइनस 1/3 के कैप। बात समझ में आई? अब देखिए, लेकिन ये जो होगा आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, दिस वेक्टर इज द रिजल्ट ऑफ वेक्टर a प्लस बी क्रॉस वेक्टर a माइनस बी। ये कैसे मिलेगा आपको, जब आप पिछली बार आपने a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी निकाला था, इस बार आप a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी निकालोगे। ठीक है, बट निकालोगे नहीं, आप ऐसे ही दिखा सकते हो। तो ये रहे आपके दो वेक्टर्स, और शायद आपकी बुक में कंबाइंड आंसर भी दिया हो कि रिक्वायर्ड, ऐसे भी दिया हो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर, रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर कंबाइंड आंसर कैसे दिया हो, ध्यान से चेक करो। जब यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या है, प्लस, तो माइनस के साथ प्लस दिया हो 2/3 आई कैप। अब नेक्स्ट देखिए, जब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, प्लस माइनस 2/3 जे कैप, जब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यानी कि प्लस माइनस 1/3 के कैप, या इसका उल्टा भी दिया जा सकता है, साइन को पलट दो, प्लस माइनस 2/3 आई कैप, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस 2/3 जे कैप और माइनस प्लस 1/3 के कैप। तो या तो ऐसा आंसर दिया होगा या तो ऐसा आंसर, चेक कर लीजिए। आप चाहे ऐसा दो, आप चाहे ऐसा दो, और आप चाहें ये दोनों ही वेक्टर दिखा दो, एक निकालने के बाद उसका साइन चेंज कर दो, बोल दो ये दूसरा यूनिट वेक्टर है जो इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर, a माइनस बी और a प्लस बी के। ओके, कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बट क्वेश्चन नंबर 3 मेरा ये मानना है कि जब एक्सरसाइज 1.3 हमने करी थी तभी उनको देना चाहिए था, पता नहीं क्यों एक्सरसाइज 10.4 में इन्होंने दिया। चलिए कोई बात नहीं। तो एक्सरसाइज 10.3 में हमने जब इंट्रोडक्शन किया था वहाँ पे हमने आपको बताया था कि अगर a कोई यूनिट वेक्टर है, अगर a कोई यूनिट वेक्टर है तो हम a को उसके डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि a अगर कोई यूनिट वेक्टर है तो उसको हम कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है किसके, इस यूनिट वेक्टर के। इसका मीनिंग क्या है, इसका ये मीनिंग है कि मान लीजिए ये है आपके पास x एक्सेस, ये है आपके पास y एक्सेस और ये है आपके पास z एक्सेस। ठीक है, तो ये जो भी a कैप है, अब देखो हमारे क्वेश्चन में क्या किया उन्होंने यूनिट वेक्टर को a बोल दिया, a के ऊपर एरो लगा दिया। तो हम क्या कर रहे हैं, आप इसको चाहे a कैप बोलो और चाहे आप इसको वेक्टर a बोलो, बात क्या है सेम। तो अब हम इसको ये ना बोल के a लिख के ऐसे एरो लगा दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बोल ही दिया है कि यही क्या यूनिट वेक्टर, तो किसी भी यूनिट वेक्टर को ऐसे लिखा जा सकता है, कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप, जहाँ पे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या है, उसकी डायरेक्शन कोसाइंस है। तो इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि ये जो वेक्टर है ना स्टूडेंट्स, ये वेक्टर a, ये एक्स एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन से अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन से ये कितना एंगल बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है, इसी तरीके से जेड एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन से ये गामा एंगल बना रहा है। तो ये बात है। ठीक, अब एक बार बताओ, x की डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, आई कैप, y की डायरेक्शन में क्या होता है, जे कैप, और z की डायरेक्शन में क्या होता है, के कैप। अब आप अपना क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है अ यूनिट वेक्टर a मेक्स एन एंगल π/3 विद आई कैप। π/3 विद आई कैप का मतलब आई कैप किसके लॉन्ग होता है, x एक्सिस के लॉन्ग। इसका मतलब कि ये जो वेक्टर a है ये x एक्सिस के साथ, आई कैप का मतलब x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। तो यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी है, π/3 बना रहा है कैप के साथ। ठीक, इसी तरीके से π/4 विद जे कैप। जे कैप किसके अलॉन्ग होता है, जे कैप होता है y के अलॉन्ग, यानी कि बीटा की वैल्यू क्या हो गई, बीटा की वैल्यू होगी आपकी π/4। ठीक है,
और इसी तरीके से थीटा किसके साथ बना रहा है ये, एन एंगल थीटा विद के कैप। तो ये वेक्टर ए है, ये के कैप के साथ थीटा एंगल बना रहा है, और के कैप किसके अलोंग होता है, जेड के अलोंग, यानी कि जो गामा की वैल्यू है वो क्या है, थीटा। और ये एक चीज़ याद रखिएगा, थीटा एक्यूट है, ऐसा इन्होंने बोला है, एक्यूट मतलब लेस देन 90 डिग्री, ठीक है ना। तो यानी कि मैं कहना चाहता हूँ कि कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि अगर थीटा एक्यूट है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ना, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से चेक करिए, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन में इन्होंने बोला है फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए, ठीक है, एंड ऑल्सो फाइंड द एंगल थीटा। थीटा निकालना और कंपोनेंट ऑफ ए निकालना है। तो एक बात बताऊं मैं आपको, देखिए यही जो है ना, यही कंपोनेंट भी है। कंपोनेंट मतलब स्केलर कंपोनेंट उन्होंने मांगे हैं, मतलब आप समझो अगर इसी वेक्टर को मैं ऐसे दिखा दूं, a इज इक्वल्स टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, तो a1 a2 a3 ही क्या होंगे, इसके स्केलर कंपोनेंट्स होंगे, मतलब a1 a2 a3 ही तो पूछा है। लेकिन ये a1 ही क्या है, कॉस अल्फा, a2 ही क्या है, कॉस बीटा, a3 ही क्या है, कॉस गामा। क्यों, क्योंकि a क्या है, यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर को हम डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्म में ही तो लिखते हैं, ठीक है भाई। पहले के टॉपिक आना ज़रूरी है ना, तभी बात समझ में आएगी कि क्या बोला जा रहा है। तो वेक्टर a इज इक्वल्स टू, हाँ, कॉस अल्फा, अल्फा कितना है, अल्फा कितना है ध्यान से करिए, π/3। तो ये हो गया आपका कॉस ऑफ π/3 आई कैप और प्लस कॉस बीटा, ठीक है, और कॉस बीटा, बीटा कितना है आपका, बीटा है π/4, यानी कि कॉस π/4 जे कैप प्लस कॉस गामा, ठीक है। तो कॉस गामा की जगह थीटा, यानी कि कॉस थीटा के कैप, ये हो गया, ठीक है। एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ कि वेक्टर ए अगर क्या है आपका, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मॉडुलस यानी कि मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। यानी कि जब हम मॉड ऑफ दिस यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में, वेक्टर ए जो कि यूनिट वेक्टर इज गिवन बाय cos π/3 यानी कि cos 60, cos 60 कितना होता है स्टूडेंट्स, sin 30 जितना होता है उतना ही cos 60 होता है, यानी कि 1/2, तो 1/2 आई कैप, ठीक है, प्लस cos π/4 कितना होता है, 1/√2, ओके। तो cos π/4 1/√2 होगा, 1/√2 जे कैप और प्लस cos थीटा के कैप, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करें हम, बोथ साइड एक काम करते हैं, मॉडुलस ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे भी मॉडुलस लिया और हमने यहाँ पर भी मॉडुलस लिया, ठीक है। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए कितना हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, बताया था अभी आपको यूनिट वेक्टर का मॉडुलस कितना होता है, 1। और इसका मॉडुलस लेने का मतलब क्या है, इसका मॉडुलस लेने का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्केलर कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम करेंगे, 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर और प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस थीटा का स्क्वायर, ओके। अब ध्यान दीजिए, इस स्क्वायर रूट को जब हम हटाएंगे तभी सॉल्व होगा ये, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो लेफ्ट में भी स्क्वायर किया और राइट में भी स्क्वायर किया। अब देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 इज इक्वल्स टू, इस पूरे का स्क्वायर रूट है और उसका स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को हटा देगा, यानी कि क्या बचेगा आपके पास, 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर और प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा भी आप उसको लिख सकते हो। अब देखिए 1/2 का स्क्वायर क्या, 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, 1/4 होता है, ठीक है। 1/√2 का स्क्वायर क्या होता है, 1/2, और कॉस थीटा का स्क्वायर क्या होता है, इसको ऐसे ही आप रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए सॉल्व करेंगे अगर हम, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू, हाँ भाई इन दोनों को ऐड करिए, कैसे ऐड करोगे, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ 1 + 2 और साथ में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 2 + 1 कितना होता है, 3, तो 1 - 3/4 इधर आ जाएगा लेफ्ट में, ये 3/4 होगा, लेफ्ट में ले आओगे तो 1 - 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 4 - 3 1/4 हो गया, ये क्या हो गया, 1/4 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, या वी कैन से दैट कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/4 का स्क्वायर रूट। यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, इस पर स्क्वायर रूट लगेगा, आगे प्लस माइनस भी लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, आगे प्लस माइनस लगाएंगे। अब देखिए कौन सी वैल्यू चूज करोगे आप, कॉस थीटा की 2 वैल्यूज, एक तो +1/2 और दूसरा -1/2। मैंने आपको बताया था
कि cos थीटा कैसा लेना है आपको, पॉजिटिव, क्योंकि थीटा एक्यूट एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, तो cos की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो सिंस थीटा इज एक्यूट, आप एग्जाम में लिख दीजिएगा, सिंस थीटा इज एक्यूट दैट्स वाई वी टेक cos थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/2। cos थीटा की वैल्यू जब 1/2 है तो थीटा कितना होगा सोचो, तो थीटा होगा आपका कितना, π/3, ओके, क्योंकि cos 60 ही 1/2 होता है, ठीक है। तो थीटा कितना आ गया आपका, π/3। तो जो एंगल हमको निकालना था, फर्स्ट आंसर आ गया हमारा, फर्स्ट आंसर क्या आया कि थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, थीटा इज इक्वल्स टू π/3। अब सेकेंड आंसर में हमको कॉम्पोनेंट ऑफ ए निकालने थे, और अभी मैंने आपको बताया था क्या कि कॉम्पोनेंट ऑफ ए क्या है, ये रहा a1 आपका, ठीक है। तो a1 इज इक्वल्स टू cos π/3, ठीक, यानी कि cos 60 कितना 1/2। ये रहा आपका a2, तो a2 इज इक्वल्स टू cos π/4 यानी कि 1/√2, ठीक है। और a3 जो थर्ड कंपोनेंट है वो क्या है, cos थीटा है, cos थीटा इज इक्वल्स टू, हाँ भाई थीटा कितना आया था बताओ, π/3 यानी कि cos π/3। तो cos π/3 कितना हो जाएगा आपका, cos π/3 होता है आपका 1/2। तो इस सेकंड आंसर जो हम देंगे वो कंपोनेंट्स के बारे में हम बताएंगे। तो कंपोनेंट्स जो हैं आपके वो क्या हैं, ब्रैकेट में लिखेंगे हम इन कंपोनेंट्स को, 1/2, 1/√2, 1/2। तो 1/2, 1/√2, 1/2। तो दीज टू आर योर आंसर, ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि वेक्टर a माइनस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a माइनस वेक्टर b इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, ये आपको प्रूव करना है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, सोचेंगे a माइनस बी इंटू a माइनस a प्लस बी का हम फॉर्मूला लगा दें, ठीक है। यहाँ पर a प्लस बी है, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी ना है, ये आप अलजेब्रा थोड़ी ना पढ़ लो, ये वेक्टर अलजेब्रा है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में मल्टीप्लाई थोड़ी ना, ये तो क्रॉस प्रोडक्ट वाला, क्रॉस प्रोडक्ट का साइन है, ठीक। तो हम सबसे पहले इस पर अप्लाई करेंगे क्या, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ओवर एडिशन। इसमें हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था क्या कि कोई वेक्टर अगर a b c 3 वेक्टर है तो a क्रॉस वेक्टर b प्लस वेक्टर c को हम कैसे लिख सकते थे, a क्रॉस वेक्टर b और प्लस a क्रॉस वेक्टर c। अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ a की जगह हमारे पास क्या है, ये पूरा है, तो ये पूरा है तो एक वेक्टर ही ना, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस एडिशन पर, यानी कि इसका एक बार क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे a के साथ, फिर प्लस लिखेंगे, फिर इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ, b के साथ। जैसे कि a का पहले b के साथ लिया था, फिर प्लस लगाया था, फिर a का c के साथ लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने LHS लिया और LHS में हमने अप्लाई किया, इस वेक्टर को हमने इस एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट करा दिया। तो दिस क्रॉस a यानी कि वेक्टर a माइनस बी, जो कि देखो वेक्टर a भी एक वेक्टर था, b भी एक वेक्टर, तो a माइनस बी भी तो एक वेक्टर होगा ना, तो इस वेक्टर को हमने इस पर डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो दिस क्रॉस a, अब प्लस लगाएंगे, इस एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक। फिर यही वाला वेक्टर क्रॉस लेगा किसके साथ, b के साथ। तो वेक्टर a माइनस वेक्टर b क्रॉस, ये इंटू नहीं है, ये क्रॉस प्रोडक्ट वाला क्रॉस है, ठीक है। ऐसा हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट हम करेंगे इज इक्वल्स टू, देखो वैसे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a क्रॉस a, हम पीछे से भी इस पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन पर, ठीक है। वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब हम a क्रॉस a माइनस b क्रॉस a लिख सकते हैं। पर फिर भी फील कराने के लिए मैं आपको, देखिए जो बच्चे फील नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए एक बात मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपने पढ़ा है क्या कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b कैन बी रिटन एज व्हाट, सुनो, वेक्टर a क्रॉस b क्रॉस a के इक्वल नहीं होता है, ध्यान सुनिए। वेक्टर a क्रॉस b वेक्टर b क्रॉस a के इक्वल नहीं होता है, हमने आपको पहले ही बताया है, ठीक है। बल्कि किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ b क्रॉस a, मतलब a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस ऑफ b क्रॉस a। तो देखो a की जगह ये आ रहा है और b की जगह क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो अगर हम इसको पहले ना लिख के इसको पहले लिखें, मतलब अगर हम a माइनस बी क्रॉस a की जगह a क्रॉस a माइनस b करें, ठीक है बच्चों, तो हमको साइन इसका बदल देना पड़ेगा, ठीक। इसी तरीके से अगर हम इसको कैसे लिखें, b को पहले लिखें और इस वेक्टर को बाद में, तो ये साइन भी बदल जाएगा, यानी कि माइनस ऑफ b क्रॉस वेक्टर a माइनस वेक्टर b। बात समझ में आई? तो अब ध्यान से इसको करते हैं। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो क्या, अब आप चाहो तो इसको ऐसे करके भी लिख सकते हो, ठीक है। माइनस से वैसे आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, माइनस का मतलब यार -1 ही है, एक स्केलर क्वांटिटी, उससे क्यों टेंशन ले रहे हो। अब चुपचाप इस a को इस एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। इस वेक्टर को तो क्या हो जाएगा, ध्यान से करिए, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस और वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a,
ठीक, अब देखिए माइनस माइनस प्लस, एक्चुअल में साइन से आप मत घबराओ, यहाँ इसका मतलब -1 है और उसका मतलब भी -1 है, तो भाई -1 तो स्केलर क्वांटिटी, वो तो नॉर्मली मल्टीप्लाई होंगी, जैसे हम क्लास 6 में करते थे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यही माइनस माइनस प्लस हो गया, और A क्रॉस वेक्टर B। अब यहाँ पे ध्यान से चेक करिए, माइनस है और यहाँ क्या है, प्लस है। अच्छा, हम क्रॉस लगाना भूल गए थे, B क्रॉस A माइनस B, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस और वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A, और देखिए माइनस माइनस क्या, प्लस और वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B। बात समझ में आ गई। अगली बात बताओ, अगर हम यहाँ पे ध्यान से चेक करें, इसको अगर हम वापस से पलट दें तो फिर से साइन चेंज हो जाएगा, मतलब आप A क्रॉस A बोलो या -A क्रॉस A बोलो, फर्क नहीं पड़ता है। एक बात बताऊँ, देखो आपने पढ़ा था कि अगर किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो रिजल्टेंट क्या आता है, एक नल वेक्टर यानी कि 0 वेक्टर, ठीक है, याद है आपको। तो A क्रॉस A क्या आ जाएगा, नल वेक्टर, और नल वेक्टर के आगे आप चाहे पॉजिटिव लगाओ चाहे नेगेटिव लगाओ, क्योंकि नल वेक्टर की तो कोई डायरेक्शन ही नहीं होती है, तो कोई मतलब उसका नहीं है। फिर भी हमने चलिए माइनस लगा दिया या प्लस लगा दो, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि माइनस का मतलब -1, ठीक है, इसका कोई मतलब, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। अब ध्यान से चेक करिए, प्लस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। अब देखिए इसको आप फिर से पलट दो, B क्रॉस A को वापस अगर आप पलट के लिखोगे तो A क्रॉस B होगा, लेकिन साइन बदल जाएगा, तो प्लस A क्रॉस B हो जाएगा ये, ठीक, इसका साइन फिर से बदल दिया। अब देखो B क्रॉस B क्या होता है, किसी भी वेक्टर का अपने साथ ही अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो उसका रिजल्टेंट क्या आता है, उसका रिजल्टेंट आता है एक नल वेक्टर यानी कि 0 वेक्टर, ठीक है। अब देखिए देखने वाली बात ये है कि ये माइनस नल वेक्टर है और प्लस नल वेक्टर, ठीक है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, एक नया नल वेक्टर देंगे जिसको आप 0 वेक्टर अगेन बोल सकते हो, ठीक है ना। तो बात मेरी थोड़ी सी समझिएगा, इसको ऐसे काट के मत दिखाइएगा, इन दोनों का जो रिजल्ट होगा एक्चुअल में, ये देखिए, ये इन दोनों का रिजल्ट भी एक नल वेक्टर ही होगा, जिसको हम कैसे दिखा सकते हैं, जिसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक। अब देखिए, हाँ भाई आपको तो पता है क्या कि कोई भी दो वेक्टर हों तो उन वेक्टर के आगे कुछ नहीं लिखा है तो हम 1 मान सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो A क्रॉस B है, क्योंकि A क्रॉस B होगा तो एक वेक्टर ही ना यार, क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होता है, तो इसके आगे 1 है सपोज, और इसके आगे भी क्या है, 1 है, ठीक। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ ब्रैकेट लगाया, ठीक, और हमने कॉमन ले लिया क्या, A क्रॉस B को अगर हम बाहर कर दें तो अंदर क्या बचेगा, 1 + 1, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2, तो 2 को आप पीछे लिखो चाहे आगे लिखो, वो एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि आपने पढ़ा था कि अगर लैम्डा कोई स्केलर क्वांटिटी है तो आप चाहे लैम्डा इंटू वेक्टर A लिखो या वेक्टर A इंटू लैम्डा लिखो, बात क्या है, सेम है। और वैसे एग्जाम में इतना 3 हम आपको करके नहीं दिखाना है, सीधे A क्रॉस B प्लस A क्रॉस B 2 टाइम्स A क्रॉस B कर देना है बस। अब देखो ये एक वेक्टर है और किसी वेक्टर में नल वेक्टर ऐड करोगे तो वेक्टर ही तो आएगा, यानी कि वापस आ जाएगा क्या, 2 टाइम्स वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, यही लेके आना था, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप क्रॉस i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस म्यू k कैप इज इक्वल्स टू नल वेक्टर। ये नल वेक्टर है, जीरो नहीं है, ये 0 वेक्टर है, ठीक है। मतलब ये वाले वेक्टर और ये वाले वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 0 वेक्टर। और 0 वेक्टर को लिखने का तरीका आपको पता है, इसको हम 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप लिख सकते हैं, तो ज़रूरत पड़ने पर हम इसका यूज़ करेंगे। ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है, क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको बोल दिया, ये जो भी क्वेश्चन में दिया था हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, और इतने की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम निकाल लेते हैं, 2i कैप प्लस 6j कैप और प्लस 27k कैप, इसका हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ, i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस म्यू k कैप। ओके, तो ये मैं यहाँ पे नीचे निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, या आगे ही दिखा देता हूँ। ये डिटरमिनेंट का साइन बनाया, i कैप, फिर लिखा j कैप, फिर लिखा हमने k कैप, क्रॉस प्रोडक्ट तो निकालना आता है ना, प्लस माइनस प्लस। अब देखो पहले ये वेक्टर लिखा है तो इसके स्केलर कंपोनेंट 2 6 27, तो 2 6 27। फिर ये वेक्टर लिखा है स्केलर, इसके स्केलर कंपोनेंट लिखेंगे, i के सामने क्या है, कुछ नहीं मतलब 1, j के सामने लैम्डा और k के सामने क्या है, म्यू है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो i के साथ क्या है, प्लस है, तो i के सामने प्लस, ब्रैकेट में ये कॉलम छुपा लो, 6 इंटू म्यू माइनस लैम्डा इंटू 27 यानी कि 27 लैम्डा। अब j के सामने माइनस लगा देंगे, माइनस,
और जे का कॉलम छुपा लेंगे, 2 इंटू म्यू, म्यू मेरा यू जैसा लग रहा है कोई बात नहीं, 2 इंटू म्यू माइनस 1 इंटू 27 यानी कि कितना आ जाएगा 27, और प्लस के सामने प्लस होता है तो के कैप, और के कॉलम को हम छुपा लेंगे, 2 इंटू लैम्डा माइनस 1 इंटू 6, 1 इंटू 6 क्या होता है 6 होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया आपका किसका रिजल्ट, दिस क्रॉस दिस। तो इसकी जो वैल्यू है वो ये रही, दो वेक्टर, ये भी वेक्टर था ये भी, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर ही तो आता है, ये आया ना एक वेक्टर, देखो ना आई जे के इसके साथ है, जे वेक्टर आ गया। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस क्रॉस दिस इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इन इक्वेशन नंबर 1 लैंग्वेज आप खुद लिख लीजिएगा। अब देखिए इस पूरे की जगह आप क्या लिख सकते हो, ये पूरा, ठीक है, यानी कि आप लिखोगे आई कैप ब्रैकेट में 6 म्यू माइनस 27 लेमडा और माइनस जे कैप फिर 2 म्यू माइनस 27 और प्लस के कैप 2 लेमडा माइनस 6 इज इक्वल्स टू में क्या था, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, और मैंने बताया था ज़रूरत पड़ने पे आप जीरो वेक्टर को ऐसे लिख सकते हो, यानी कि 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, ये हो गया। ठीक है, अब ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, क्या ये भी एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है, दोनों आपस में इक्वल हैं। तो दो वेक्टर आपस में तभी इक्वल होते हैं जब उनके, ध्यान सुनिएगा, जब उनके स्केलर कंपोनेंट आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आई का जो स्केलर कंपोनेंट है ये रहा। देखो इस वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना भाई, इसको पहले लिख लिया और आई को हमने बाद में लिख लिया, तो इसको हमने आई को बाद में लिख लिया। ठीक, और माइनस यही लगे रहने दो और जे को आप पीछे लिख लो, क्या हो गया बताइए। ठीक, के को आप यही के को आप पीछे लिख लो। ठीक है, अब दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा, देखिए आई कैप का स्केलर कंपोनेंट 0 है और यहाँ आई कैप का स्केलर कंपोनेंट क्या है 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा। तो सबसे पहले आप लिखोगे एक लैंग्वेज, क्या, कंपेयरिंग व्हाट, स्केलर कंपोनेंट्स बोथ साइड हम क्या कर रहे हैं, स्केलर कंपोनेंट को कंपेयर कर रहे हैं। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा, 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, ये तो पहला बन गया, फिर जे के सामने यहाँ 0 है और यहाँ जे के सामने, अब ध्यान बच्चों यहाँ पे देना है आपको, इस माइनस को मत इग्नोर कर देना, माइनस के साथ लोगे जे का जो कोफिशिएंट होगा, मतलब जे के सामने जो भी स्केलर कंपोनेंट है उसको साइन के साथ लेना है। ठीक है, यानी कि माइनस ऑफ 2 म्यू ब्रैकेट में माइनस ऑफ 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल्स टू व्हाट 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर आप चाहो तो इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 27 कैसा हो जाएगा पॉजिटिव और 2 म्यू कैसा हो जाएगा नेगेटिव। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 27 माइनस 2 म्यू इज इक्वल्स टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। इस माइनस से हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब के सामने यहाँ 0 है, यहाँ के सामने 2 लैम्डा माइनस 6, यानी कि 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब 3 इक्वेशंस हैं और 2 अननोन है, लैम्डा म्यू आराम से निकल जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ से लैम्डा निकल जाएगा, क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू 6 उधर जाएगा, 2 नीचे तो 3, लैम्डा इज इक्वल्स टू व्हाट 3 आ गया। अब इस लैम्डा को ले जाके आप कहीं पुट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा म्यू, या फिर आप म्यू यहाँ से भी निकाल सकते हो सीधे, क्या हो जाएगा, पुट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से अगर आप म्यू निकालो तो ये 2 म्यू उधर जाएगा, फिर 2 से डिवाइड लगेगा, यानी कि म्यू इज इक्वल्स टू 27/2। तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई 27/2। तो दीज आर योर आंसर, लैम्डा इज इक्वल्स टू 3 एंड म्यू इज इक्वल्स टू 27/2। ओके बच्चों, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 से हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, इसके अलावा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जाइए डिस्क्रिप्शन में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हो गया है, क्वांटिटेटिव डिफरेंशिएबिलिटी हो गया है, रिलेशन फंक्शंस हो गया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गया है। ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशंस भी हो गया, बट वो आप तब तक नहीं कर सकते हो जब तक आपने इंटीग्रेशंस को ठीक से नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।